हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर होता है इसमें सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 11 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इन 11 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो 10 से 20 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 11 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। लगभग 5 से 6 बार एक एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो एक मैराथन क्लास है फिजिक्स का। इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स का जो पार्ट 2 है उसका वीडियो लेकर आइए, तो आज मैं बहुत ही बड़ा वीडियो, बहुत ही मैराथन क्लास लेकर आया हूं जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 9 नंबर चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आएगा। 10 नंबर देखिए तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर है परमाणु, 13 नंबर है नाभिक और लास्ट चैप्टर हमारा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, इन सभी चैप्टर के हम क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो कॉपी और पेन ले लीजिएगा और हमारे साथ ध्यान से बैठ जाइएगा, क्योंकि अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब की बार हमें फिजिक्स में 90% प्लस पार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर से है, यानी कि 9 नंबर चैप्टर से। देखिए प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये आपको बताना है और इसके नियम बताने हैं। ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जो मन लगाकर पढ़ते थे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों थोड़ा सा बदल जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर चित्र समझिए, ये एक पृथककारी तल है, ठीक है, यानी कि इधर सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। देखिए लिखा गया है ये इस लाइन के नीचे जो माध्यम है सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, दोनों पारदर्शी माध्यम है। अब देखिए प्रकाश आ रही है, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब ये प्रकाश आई, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, देखिए किसी एक पारदर्शी माध्यम में देखिए दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो इसकी दिशा देखिए, इसको सीधी जाने चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इसकी दिशा बदल गई है, ठीक है। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन करेंगे और दिशा के साथ साथ इसका वेग भी बदल गया है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए ये पृथककारी तल है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। अब देखिए ये आपतित किरण आई और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगी इसकी दिशा थोड़ी सी बदल गई, तिरछी हो गई, तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। समझ में आया, सघन माध्यम विरल माध्यम। अब इसके कुछ नियम है वो भी जान लेते हैं। पहला नियम देखिए, इसी चित्र से समझ में आ जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहां पर आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों देखिए एक ही तल में है, पृथककारी तल में, ठीक है। तो ये पहला नियम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण देखिए ये, और आप अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, ये आपका प्रथम नियम हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। दूसरा नियम देखिए, यहां पर ये एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए, इसको आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है। ये आर जो बना है इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे,
ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। ठीक है, तो दूसरा नियम भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक है, साइन आपने सुना होगा। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है। यानी कि किसी माध्यम के लिए, दो माध्यमों के लिए जो प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होगी और अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी, इसकी निष्पत्ति एक नियतांक होगी। निष्पत्ति का मतलब इसका अनुपात जो है वो एक नियतांक के बराबर होगा। अब समझेंगे कैसे, इसको तो भी जानना जरूरी है। देखिए, इसका मतलब है साइन I, यानी कि आपतन कोण की ज्या, साइन का मतलब ज्या, ठीक है, हिंदी में बताया गया है, अपान साइन R। इन दोनों का जो क्या होगा, इन दोनों का जो निष्पत्ति होगी, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। वो नियतांक होगा n, ठीक है, क्या होगा n, या आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख दीजिए डायरेक्टली दिया, ठीक है, क्या लिख दीजिए, नियतांक। ये एक नियतांक के बराबर होता है, बस हो गया, सिंपल सा है। क्या है, ये एक नियतांक के बराबर होता है। अब आप यहां पर n भी लिख सकते हैं, n नियतांक हो जाए। ठीक है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि जो आपतन कोण I है इसकी ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो क्या करेंगे आप, ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपवर्तन और अपवर्तन का नियम, सिंपल सा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल है जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ना। तो आप लोगों को भी पता है। तो देखिए क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर, यानी कि दो लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, ये दोनों लेंस जो है ये संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको V निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमें क्या क्या दिया गया इसको लिखिए। देखिए, पहले हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो f1 है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बताइए। इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी हमें दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। जो दिया होता है उसको लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम f2 से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि दो लेंस हैं तो f1 f2 लिख देंगे। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है बताइए, 50 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। एक चीज और दिया गया उसको भी हम लिख लेंगे। देखिए, अब देखिए दो लेंस की फोकस दूरी दी गई, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। हमें पता है दोनों संपर्क में रखे हैं। देखिए क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पता ही है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। लेकिन एक चीज और दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। देखिए, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि युग्म से वस्तु की दूरी भी हमें दी गई है। युग्म से वस्तु की दूरी, वस्तु की, देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने देखा नहीं। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम धनात्मक लेते हैं तो मैंने प्लस में लिखा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं तो यहां पर माइनस लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो मैंने 10 सेंटीमीटर प्लस में लिख दिया, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसको -50 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब युग्म से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, तो युग्म से वस्तु की दूरी है। अब चूंकि ये कितना लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो -25 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें यहां पर लेंस का सूत्र अगर लगाना है, क्योंकि हमें v निकालना है। ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, क्या निकालना है हमें, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी लिख दीजिए, चाहे प्रतिबिंब की
दूरी, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे v से, किससे डिनोट करेंगे, v से। ये हमें निकालना है। तो भैया अगर हमें लेंस का सूत्र लगाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें f निकालना होगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 f दिए गए हैं, देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u तो दिया गया है, v हमें निकालना है, लेकिन f हमें निकालना होगा। तो 2 लेंस हैं, तो दोनों लेंस संपर्क में रखें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को संपर्क में जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए आप लोग। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये पता है सबको। देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इतनी ही होती है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम वैल्यू रख देंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 1/f1 की वैल्यू मैंने बताया, देखिए ऊपर ध्यान दे देते हैं, 10 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे। तो 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/ इसको -50 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी एक काम और करेंगे हम, 1/f इक्वल टू कर देंगे। देखिए 1/10 तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देंगे यहाँ पर। देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1/50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी काम होगा। तो 1/f इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये 10 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, बताइए कितना आएगा। 10 और 50 का एलसीएम आएगा 50, ठीक है। कितना आएगा, ये भी 50 ही आएगा, चाहे आप लेकर देख लीजिए। तो 10 5 जा 50, 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस 50 1 जा 50, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 5 - 1, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, राइटिंग और अच्छे से। तो 5 में से 1 जाएगा, 4/50 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे, कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50, तो 2/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/25, 2/25, ठीक है। अब इसको अगर हम f इक्वल टू लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1/f ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें जो लेंस का सूत्र लगाना है उसमें हमें 1/f ही लेना होगा, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। या f इक्वल टू आप 25/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा निकला नहीं है, हमें निकालना है v। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या है मेरे दोस्त, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे जो हाई स्कूल पास हैं। देखिए लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, इस प्रकार से होता है, सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेंस का सूत्र है, ठीक है। अब यहां से हम 1/f की वैल्यू हमें पता है, बताइए कितना होगा, आप ही लोग बताइए। देखिए 1/f, देखिए हमें v निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/v इक्वल टू, देखिए ये 1/u माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। चलिए इस पर वैल्यू रखते हैं, देखिए 1/v, ये हमें v निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे रहने देंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है, चलिए देखते हैं। नीचे हमने निकाला था 2/25, यानी कि 2/25, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/25, ठीक है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, u की वैल्यू ये देखिए ऊपर मैंने लिखा था, ये देखिए -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, -25, ये हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका वो। तो 1/v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/25, ठीक है। और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -1/25। अब तो सभी को पता होगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए नीचे हर बराबर है, तो ऊपर दोनों आपस में घट जाएंगे। देखिए हर बराबर है, तो ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाए तो घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर v इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या होगा, v का 1 से गुणा होगा तो v तिरछा गुणा कर देंगे कैंची, और 25 का 1 से होगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है हमारा, यही है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यही है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। बस यहां पर हम कह सकते हैं कि एक उत्तल लेंस, अगर एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस संपर्क में अगर रखे हैं तो इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस हो गया, कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल देनी है, फिर आपको लेंस का सूत्र लगा देना है, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा भी। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो हमारा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, कुछ है नहीं इसमें अंतर आप लोग लिख दीजिएगा। कोई 3 अंतर आ सकता है, कोई 2 अंतर आ सकता है, तो सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को मैंने लिख दिया। पहला को देखिए, यह घटना दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककारी तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। यानी कि व्यतिकरण जो है, ये घटना जो है दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। दूसरा देखिए विवर्तन में, यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। पहला डिफरेंस। दूसरा देखिए, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। यानी कि व्यतिकरण में जो सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं वो एक समान तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा देखिए, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में जितने भी फ्रिंजें होंगी वो समान चौड़ाई की होंगी, लेकिन विवर्तन में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। बस हो गया। चौथा देखिए, इसमें निम्निष्ट प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। तो 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, बस आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, इसको समझ के जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दो तरंग है जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालिए। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 1:9। तो तरंगों की तीव्रता को डिनोट करते हैं आई से, तो दो तरंग है तो I1/I2। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 1/9। ठीक है, अनुपात दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा। तरंग प्रकाश की चैप्टर से ये न्यूमेरिकल है और ये बहुत कई बार आ चुका है, तो इस बार भी आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर क्या है, अब हमें पता है कि जो तीव्रता होती है, ठीक है, तीव्रता जो होती है I1/I2, तो ये किसके बराबर होती है, ये आयामों के वर्ग के बराबर होते हैं। तो A1² हो जाएगा पहले तरंग का आयाम, A1² अपान दूसरे तरंग का आयाम हो जाएगा A2²। ठीक है, ये इसके बराबर होती है। यानी कि अगर देखा जाए I=A² होता है। ठीक है, तो यहां पर दो तरंगे तो I1/I2 A1² अपान A2²। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं A1² अपान A2²। क्या लिख सकते हैं, A2² इक्वल टू I1/I2 लिखेंगे। इधर I1/I2 की वैल्यू है 1:9 लिख देंगे इसके जगह पर। देखिए I1/I2 की जगह पर 1:9 हमने लिख दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें अंडर रूल लग जाएगा, तो इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं, A1/A2 कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, अंडर रूल लग जाएगा 1/9। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए इसका अंडर रूट जब करेंगे तो A1/A2 इक्वल टू हमारा आएगा 1/3। इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, A1 की वैल्यू निकालें कि A2 की वैल्यू निकालें, आप लोग बताइए। यहां से हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2, ये A2 इधर चला जाएगा तो A2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, A2/3, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें लगाना है। क्या, देखिए व्यतिकरण में जो होता है Imax/Imin। ठीक है, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। तो Imax का जो फॉर्मूला होता है Imax, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो I मिनिमम होता है
आई मिनिमम यानी कि न्यूनतम तीव्रता वो बराबर होती है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर ये होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, महत्तम तीव्रता। ठीक है, महत्तम लिखिएगा, महत्तम तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई मैक्स से। किससे, आई मैक्स। ठीक है, और अपान इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है, तो इसमें न्यूनतम तीव्रता कर देंगे, न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, आई मिन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर रख देंगे, हमारा निकल जाएगा ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे आई मैक्स, साइड में मैं कर देता हूं, आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक है, अब ऐसे निकालते हम चले जाएंगे, आई मिन इक्वल टू, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, हमने अभी नीचे निकाला था, देखिए ऊपर ये A1 की वैल्यू A2/3 है, तो A1 की जगह पर हम लिख देंगे A2/3। क्या लिखेंगे, A2/3। ठीक है, और प्लस A2 आपका ऑलरेडी है तो A2 रहेगा। इसका स्क्वायर तो हम करते चलेंगे क्योंकि स्क्वायर बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर के बिना काम होगा नहीं, तो स्क्वायर कर देंगे अपान, नीचे देखिए A1 माइनस A2 है तो A1 की जगह पर वही रखेंगे A2/3, यहाँ पर माइनस कर देंगे A2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 इसके नीचे 1 हम मान ही सकते हैं, देखिए 1 मान लिया हमने, तो 3 हो जाएगा, ऊपर A2 हो जाएगा और प्लस 1 का 3 से, तो 3 1 जा 3, 3A2 हो जाएगा, 3A2, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। फिर नीचे भी वही हो जाएगा, A2 माइनस में हो जाएगा, A2 देखिए A2 माइनस क्या हो जाएगा, 3A1, 3A2। ठीक है, अपान 3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, देखिए आई मैक्स अपान आई मिन यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करना है हमें, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं A2 प्लस 3A2 अपान 3। ठीक है, अपान A2 माइनस 3A2 अपान 3, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर, ये देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से आप फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे आप पूरे का स्क्वायर कीजिए और चाहे एक एक का कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहां पर A2 और 3A2 मिलकर क्या हो जाएंगे, ये 4A2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4A2। ठीक है, 3A2 और 1A2, 4A2 अपान, ये देखिए 3 में से 1 जाएगा तो ये -2A2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 3A2 में से 1A2 जाएगा तो -3A2, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, देखिए 4A2 का स्क्वायर करेंगे, A2 से A2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए कर दिया। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 इक्वल टू 4। ठीक है, हो गया ना, अब इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा, देखिए आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू 4/1। ठीक है, अब इसका रेशियो हमारा आ गया 4:1, आई मैक्स रेशियो आई मिन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4:1,
4:1, ठीक है, बराबर थोड़ा नीचे लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकल आए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पर। देखिए जब महत्तम तीव्रता और इसका लगाएं फॉर्मूला, तो चाहे आप A1 + A2 का स्क्वायर अपान A1 - A2 का स्क्वायर लिखें, चाहे ऐसे आप पूरे का स्क्वायर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, हमारा लास्ट में 4:1 आंसर आ गया, बस हो गया। चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 10th चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यमों के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ न्यूनतम यानी कि शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखिए, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जहां जो व्यतिकरण है, ठीक है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन स्थानों पर जो व्यतिकरण होगा उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, और जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उस स्थान पर जो व्यतिकरण होगा उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। बस हो गया, ठीक है। तो व्यतिकरण समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। इसके लिए कुछ प्रतिबंध है, चलिए उसको भी देखते हैं। आवश्यक कुछ शर्तें हैं, तो देखिए यहां पर हेडिंग है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निम्न है। फर्स्ट क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ साथ स्थिर रहना चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अर्थात अथवा तरंगायत बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है। तीसरा देखिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजे अधिक चौड़ी बने। ठीक है, और पांचवा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो कि ये कुछ शर्तें हैं, अगर ये सब रहेंगी तभी प्रकाश का व्यतिकरण हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली लिखना होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर का नाम क्या है बताइए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 11 नंबर चैप्टर। देखिए न्यूमेरिकल है, जो लघुत्तरीय प्रश्न में आता है। देखिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा = 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया गया है, ठीक है, 5 × 10⁻⁷ मीटर। इसके फोटान की ऊर्जा का मान आपको किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सबसे पहले हमें तरंगदैर्घ्य दिया गया है, लिख लेंगे। जो दिया गया भैया उसको लिखना जरूर है, भूलना नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो यहां तक पढ़े होंगे, अभी वीडियो देख रहे होंगे, उनको नींद आ रही होगी। लेकिन नींद को त्यागो, क्योंकि नींद, आलस्य, ये सब आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। अब सिंपल सा है, फोटान की ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ई से। ई = फार्मूला होता है हमारा h म्यू, ये फार्मूला होता है। म्यू क्या है, आवृत्ति है। h क्या है, प्लांक नियतांक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लांक नियतांक की, 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, अब यहां पर हम इसको निकाल लेंगे, तो ई = हम फार्मूले को लिख सकते हैं h, क्योंकि म्यू = हमारा, देखिए म्यू जो आवृत्ति है, म्यू = होता है c/λ। ये भी होता है c/λ, आपने सुना होगा। प्रकाश की चाल अपान तरंगदैर्घ्य, c है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो म्यू के जगह पर लिख देंगे c/λ। तो ये हमारा E = फार्मूला आ गया hc/λ। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। तो E = हमारा हो जाएगा, देखिए h की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁴। ठीक है, इंटू c की वैल्यू है 3 × 10⁸। ठीक है, अपान लैम्डा की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, देखिए 5 × 10⁻⁷ ये हो गया। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं, सिंपल सा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा। ठीक है, तभी काम होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे अच्छा काम है, 6.6 को 3 से गुणा कर देंगे। यहां पर एक चीज और है, पहले जोड़ घटाव हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए क्या है, 34 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 34 में से 8, तो इसको हम 6.6
गुणे 3 को इधर साइड में रखते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, ये 8 है तो 34 में से 8 गया, कितना बचा बताइए, 8 6 14, यानी कि 10 की पावर माइनस 26 बचेगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर प्लस 7 हो जाएगा अपान। ठीक है, ये हो जाएगा 5 नीचे बचेगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा करना भी जरूरी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको गुणा करिए, 3 छक 18, 8 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, 3 छक 18 और 1 19, ये हो जाएगा। ठीक है, 19.8 गुणे 10 की पावर माइनस 26 है, ये 7 है तो कितना होगा, 10 की पावर माइनस 26 में से 7 जाएगा तो 19 बचेगा, सिंपल सा है, अपान 5 ऐसे ही रहेगा। कट कर देंगे भैया, कट करना जो जरूरी है, तो इसको कट करेंगे 19.8 को 5 से, तो हमारा हो जाएगा ये 3.96 इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग, तो इक्वल टू हमारा आ गया 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये जूल में आ गया लगभग। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए हम E इक्वल टू, हमें अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जूल को, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको भाग दे दीजिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1.6 है, ये 3.96 है, तो इसको लिख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, E इक्वल टू 3.96 इंटू 1.6, कट कीजिए, इसको कट करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए तो आएगा 2.475। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो यहां पर E इक्वल टू हमारा आ गया कितना, 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक, बस हो गया, लो भैया सॉल्व हो गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं, हलवा है बिल्कुल, खा लो। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू अगर 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर है, तो फोटान की ऊर्जा का जो मान होगा वो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाल भी दिया है, देखिए। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो 7 नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे इसी चैप्टर से है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आप लोगों ने ये नियम शायद पढ़ा होगा। देखिए क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। देखिए विकिरण एवं द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्न इससे बहुत आते हैं। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलिए या प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलिए। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, देखिए जब किसी धातु की सतह पर, ये देखिए जैसे ये मान लीजिए धातु की सतह है, ठीक है, ये धातु की सतह है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई आवेश आपतित होता है तो क्या होता है, इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने लगते हैं, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये देखिए अब ऐसे पूछा जाए देहली आवृत्ति क्या है, तो ऐसे आप कह सकते हैं आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। कोई पूछे देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, तो देखिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। अगर पूछा जाए कार्यफलन क्या है, तो देखिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो कार्यफलन कहलाएगा। देखिए सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देखिए ये आपका एक धातु की सतह है, तो आपतित प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर कोई आपतित प्रकाश आता है, इस पर पड़ता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्त हैं, कुछ इसके नियम हैं, वो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे पहला देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितनी तेज प्रकाश की तीव्रता, जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, जितनी तेजी के साथ वह धातु की सतह पर गिरेगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। बस हो गया। दूसरा देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगी। तीसरा देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है।
ठीक है। चौथा देखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो प्रकाश आकर सतह पर गिरा है, अगर इसकी आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। पांचवा देखिए हमारा क्या है, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समवस्थता नहीं होती। यानी कि जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ेगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अब इस प्रकाश के गिरने और इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समवस्थता नहीं होती, यानी कि तुरंत ही ये निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था, हो गया, ये भी सिंपल सा है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अब देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। यानी कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं ये जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। मैटर वेव्स क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे, तो देखिए सिंपल सा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए सन 1922 में डी ब्रॉगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों का पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी कि कोई कण जब चलता है तो वो भी एक वेव की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज का विवर्तन देखा जा सकता है जो एक तरंग का गुण है। ठीक है, अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। यानी कि द्वैत प्रकृति जो है ये सिर्फ प्रकाश में ही नहीं, द्रव्य तरंगों में भी होती, द्रव्य कणों में भी होती है। अतः गतिमान द्रव्य कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि से तरंगे संबद्ध होती हैं। इस तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। यानी कि गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबद्ध होती है। जो गतिमान द्रव्य कण होते हैं वो भी एक तरंग इसकी भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होगी, जो उनका वेवलेंथ होगा वो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का। तो देखिए द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, मैंने बताया था आप लोगों को, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए डी ब्रॉग, ऐसे हम हेडिंग छोटा सा डाल देंगे, जानना जरूरी है। ठीक है, फोटान से बद डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा h अपान पी, h अपान पी। ये लैम्डा इक्वल टू h अपान पी इसका फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का, याद रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर h क्या है, h है प्लांक नियतांक, p क्या है, p है संवेग। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए चूंकि P इक्वल टू हमारा mb भी होता है, P संवेग जो होता है, ठीक है, वो mb के बराबर भी होता है, mb। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान, v है वेग, इसके बराबर होता है। तो हम लैम्डा इक्वल टू एक और फॉर्मूला बना सकते हैं मेरे दोस्त। लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर p के जगह पर mb रख देंगे तो हमारा हो जाएगा h अपान लैम्डा इक्वल टू h अपान mv। ठीक है, h अपान mv हो गया। ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन है देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, h है प्लांक नियतांक, लिख लीजिए, p है संवेग। अब यहाँ पर p इक्वल टू mv होता है, m क्या है, कण का द्रव्यमान, v है कण का वेग, तो लैम्डा h अपान mv हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू। यही डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट चैप्टर परमाणु से। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना क्या होती है, इसको आप लोगों को बताना है। यानी कि आप लोगों को इसको पढ़ना है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। यही इकलौता क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं इसमें नहीं बताऊंगा। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाइएगा। ये हमारे नाभिक चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका मान आपको किलोग्राम में भी व्यक्त करना है और MEB में भी व्यक्त करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या है,
देखिए मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ये जो मूल कण होते हैं, नाभिक होते हैं, परमाणु होता है, इसका द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है। अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू कहते हैं। यानी कि मूल कण, नाभिक, परमाणु, इनका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, तो इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक रखा गया जिसको एमयू बोलते हैं। एक एमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक एमयू इक्वल टू क्या होगा, 1 एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में एक एमयू का वैल्यू इतना होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब एमईवी में क्या होगा, इसकी वैल्यू एक एमयू इक्वल टू हो जाएगा, एक एएमयू डॉट डॉट लगा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक एमयू इक्वल टू हो जाएगा 931 एमईवी, 931 एमईवी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक एमयू अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 1.66 गुणे 10⁻⁻27 के बराबर होगा। अगर इसको हम देखें एमईवी में तो ये होगा 931 एमईवी के बराबर। ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी जानना बहुत जरूरी। देखिए, द्रव्यमान छत से क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान छत क्या होता है बताइए। तो देखिए, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर, योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान छत कहलाता है। यानी कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है, कुछ कम होता है। यानी कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव ये कम होता है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। यानी कि द्रव्यमानों का जो यह अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो लिखेंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों कर दीजिएगा, इसको नो कर दीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, और इसमें से क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए नाभिक का द्रव्यमान। मैं साइड में लिख देता हूं, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, ये इसके योग के बराबर, योग से सदैव कुछ कम होता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या है, मैंने बताया आपको कि देखिए किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, ठीक है, का योग जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, नाभिक के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, इसको जोड़ देंगे, उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे, तो द्रव्यमान क्षति आ जाएगा कि हाँ इतना द्रव्यमान क्षति हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है 12 नंबर, शायद मैंने 11 ही कहा था, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम सुना होगा, पढ़ लेते हैं क्योंकि ये 3-4 बार आ चुका है बोर्ड में। तो देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, देखिए संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। यानी कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन भैया एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं, तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक है, उदाहरण ऐसे डालेंगे हेडिंग प्यारा सा और लिखेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, लिखेंगे भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम, या इसी को हम ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला होगा 1H2, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दो नाभिकों के संलयन को
संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन होगा अभी, इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं इसको जानना जरूरी है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम जो 1H2 है, 1H2, ठीक है, इसके दो नाभिक ले लेंगे, 1H2 प्लस 1H2, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। ये दोनों आपस में नाभिकीय संलयन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। इसमें आपका बन जाएगा 1H3 प्लस, देखिए 1H यहां से एक हमने ले लिया तो 1H3 ये हो गया, 2 में एक जोड़ दिया, यहां पर बचा क्या, 1H1 बचा तो 1H1 बचेगा, ठीक है। और प्लस कुछ ऊर्जा निकलेगी, लगभग 40 MeV, 4 MeV की ऊर्जा निकलेगी, 4 MeV ये ऊर्जा इसमें निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका नाभिकीय संलयन है, इसका नाम है ड्यूटेरियम, दोनों का नाम ड्यूटेरियम है, तो दोनों का लिख दीजिएगा ड्यूटेरियम, ठीक है। दो नाभिक हैं इसके, तो दोनों ड्यूटेरियम हो जाएगा। ये क्या है, ये है ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है, तो ट्राइटियम कर देंगे इसको। और ये क्या है, ये तो हाइड्रोजन है, सभी को पता है, हाइड्रोजन। और ये जो 4 MeV निकला है ये ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। तो ये नाभिकीय संलयन होगा, यानी कि देखिए क्या कहा गया, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम के 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ गए, आपस में इन्होंने नाभिकीय संलयन किया, तो ट्राइटियम हाइड्रोजन और ऊर्जा बना, ठीक है, ट्राइटियम बना, तो ये एक भारी नाभिक बन गया, इसी को नाभिकीय संलयन बोलेंगे, ठीक है। तो हो गया, बस यही हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, ये था आपका क्लास 12 फिजिक्स के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने 12 क्वेश्चन आपको बता दिए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।